कवि तो कवि होते हैं, ये ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं, प्रखर इनकी रचनाओं में शब्दों से रवि होते हैं। हैदराबादी उर्दू या हिंदी ये लखनवी होते हैं, कवि तो कवि होते हैं। व्यंग्य कविताएं तंज कसने में ये बड़े अनुभवी होते हैं। कागज वस्त्र इनके कलम आभूषण, समाज में साक्षरता के छवि होते हैं, कवि तो कवि होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं आरजे राघव स्वागत करता हूं इस खास प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में आप सभी श्रोताओं का। और हमारी शुरुआत की कुछ पंक्तियों को सुनकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज के जो हमारे मेहमान हैं वे एक रचनाकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं। आपका नाम है गौतम प्रधान। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे इस प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद। गौतम जी, हम आपसे सुनेंगे आपकी कविताएं, मगर उससे पहले हम जानना चाहते हैं आपका परिचय कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, परिवार में कौन कौन है और अभी आप क्या करते हैं। जी, मेरा नाम गौतम प्रधान है। मैंने स्कूल शिक्षा अलग अलग जगह से की। पिताजी मेरे कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी करते थे, तो उस वजह से जगह जगह पढ़ा मैं। लेलूंगा, तमनार, घरघोड़ा, रायगढ़, और फाइनली मेरी कॉलेज हुई रायगढ़ से। बीएससी पीसीएम, एमए सोशोलॉजी, बीएड मैंने किया, एमबीए किया। और मेरे परिवार में अभी मेरे वाइफ, मेरे 2 बच्ची और हम लोग को संयुक्त परिवार में रहते हैं। दोनों भाई की फैमिली है, मदर फादर हैं और रायगढ़ के लोग घर में रहते हैं। जी गौतम जी, आपने पढ़ाई इतनी सारी की, ऐसा मैं पूछ लूं कितनी सारी पढ़ाई आप करना चाहते थे कि कंफ्यूज थे कि क्या करूं, मतलब मैथ्स भी लेकर पढ़ रहे हैं, वहां बीएड कर रहे हैं, फिर एमबीए कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन थी क्या? नहीं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। एक्चुअली बीएससी मैंने किया जी। बीएससी के बाद मैं सोचता था मैं कि ये जो मेरा प्रोफेशन है शायद सर्विस ओरिएंटेड कुछ मैं करूं, मीन्स सोसाइटी में सर्विस हो, इस टाइप से कुछ चीजें मैं करूं। तो मैं लोगों से सुना, मुझे लगा कि सोशल सेक्टर में इसके लिए भविष्य में स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए मैंने एमए सोशियोलॉजी किया। और उसके बाद मैं जेएसपीएल में, जैसे मैं जॉब करता हूँ सीएसआर विभाग में, तो वहाँ चूंकि सीएसआर में हूँ तो एमए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी चाहे एमएसडब्ल्यू हो चाहे एमए सोशियोलॉजी हो, तो इन सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर हम कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमको बिजनेस मैनेजमेंट के स्किल से रूबरू होना पड़ता है। इस वजह से मैंने एमबीए किया, तो जो मुझे करियर में कहीं ना कहीं मेरे वैल्यू एडिशन के रूप में काम करती है। बहुत अच्छी चीज है कि आप पढ़ाई करते हैं और अलग अलग विषय में पढ़ाई की ताकि सभी की जानकारी मिल जाए। और आपने कहा कि जिंदल में है, ये कब से हैं आप जिंदल में? मैं जिंदल में जुलाई 2008 से काम कर रहा हूँ सीएसआर विभाग में। अच्छा, ये सीएसआर का पूरा नाम सर? सीएसआर होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कंपनी की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं समाज के कंपनी लिए। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत अपने आसपास के क्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं। और ये उनका दायित्व बनता है कि आसपास के क्षेत्र को खुशहाल बनाना। तो आपका परिचय तो बहुत सारा है और बहुत अच्छा है, और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आप एक कवि हैं तो उत्सुकता हमारे अंदर बहुत है आपकी कविता सुनने के लिए। शुरुआत आप किस कविता से करेंगे, उस कविता को हम सुनना चाहेंगे। देखिए, हर कोई सोचता है मैं कुछ न कुछ लिखूं या कुछ लिखते रहते हैं, तो लिखने की जो प्रेरणा आगे तभी बढ़ती है जब उसको लगता है कि हाँ, मेरी बातों को कोई सुन रहा है। जी। तो मैं एक बार ऐसे लिखा और मेरी अपनी भावनाएं थी, तो मैंने दैनिक लोकल न्यूज़पेपर में मैंने दिया। कुछ दिन बाद मैं देखता हूँ मेरे पिताजी वो पेपर कटिंग लेके आ रहे हैं। अच्छा। तो मुझे मेरे पिताजी उस कविता के प्रकाशित कविता को मुझे आकर घर में दिखाए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो भी मेरे पिताजी लेके आए, तो उसके बाद से मुझे लगा कि हाँ, मैं लिख सकता हूँ, और उनको भी अच्छा लगा। तो शायद उसके बाद से मेरा ये कारवां चलता गया। तो कविता हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। वो प्रथम कविता थी, ये मेरी दादी माँ को समर्पित है जी। जिसका शीर्षक है बुजुर्ग के प्रति। उनके लिए अपने घर में कफन संजोए रखा था, उनके लिए अपने घर में कफन संजोए रखा था, कहते हैं आप चले जाएंगे ऐसा नहीं सोचा था। उनकी जान की परवाह न थी, अब मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, पर अजीज भी रोते पगलाते अंदर ही अंदर घुटते हैं। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं ये, और भले ही ज़्यादा शब्द नहीं है इसमें, मगर कह बहुत कुछ रही हैं कि बुजुर्गों के प्रति लोग जो आजकल के परिवेश में हम देखते हैं कि एक दिखावा सा हो गया है, या कैसा भी हो गया है, जैसा भी हो गया है। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक चीज़ तो हम जान गए कि आपकी कविता भी बहुत अच्छी है। और तो गौतम जी, हमने सुना है कि कविताओं में बहुत सारी विधाएं होती हैं, अलग अलग विधा में लोग लिखते हैं, तो आप किस विधा में लिखते हैं? और इस विधा में लिखने का कोई खास कारण कि शुरू से आपको लगता है कि अपने आप इस विधा में आप आ गए हैं? देखिए, कविता जो, जहाँ तक मेरा सवाल है कविता के बारे में, मैं स्पेसिफिक कोई ऐसा कोई मेरे विधा नहीं है। अच्छा। जहाँ मुझे लगता है कोई एक शब्द पर आघात होती है, कोई शब्द विशेष मुझे अच्छा लगता है, तो वो चीज़ मेरे अंदर घूमता रहता है। फिर उसके बाद कब न जाने वो कविता बनती है, पूरे वैसे ही मैं उसको लिख डालता हूँ मैं। तो
किन प्रकार के शब्दों से, जैसे आपने एक कविता सुनाई बुजुर्ग वाली, बहुत मार्मिक थी और बहुत सच्ची बात आपने कही, तो इसी प्रकार से आप कविता लिखते हैं कि कई हास्य व्यंग लिखते हैं या फिर आप गीत भी लिखते हैं? गीत तो ऐसे मैं ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, बट जी। मेरी ज़्यादातर सोच रही है कि कविता लिखने के, गीत में क्या है, बहुत अंदर उसको महसूस करना पड़ता है। जी। तो कोई शब्द मुझे छूते हैं, कभी कुछ शब्द अंदर मुझे कहना चाहिए कि एक अंदर भेद जाते हैं कुछ शब्द, तो मुझे लगता है कि शायद इस पे कुछ बोला जाए, उस पर कहा जाए। जैसे एक शब्द है जोकर। जोकर की मनस्थिति को आप देखेंगे तो एक बार मैं सर्कस देखने गया था, तो अचानक मेरे दिमाग में आया, फिर घर गया तो कुछ ऐसे दिमाग में चलने लगे विचार, फिर मेरे जोकर टाइटल से मैंने एक कविता बनाई, जोकर, जिसका शीर्षक है, कभी देखा है मन को मेरे, मैं जोकर बना सबके लिए। कभी देखा है मन को मेरे, मैं जोकर बना सबके लिए, हंसाया है सबको मैंने, रोया है खुद के लिए। कभी देखा है मन को मेरे, मैं जोकर बना सबके लिए। कभी एहसास किया दर्द को मेरे, मैंने खुशियाँ लुटाई सबके लिए। कभी एहसास किया दर्द को मेरे, मैंने खुशियाँ लुटाई सबके लिए, महफिल को जमाया है मैंने, खोया है खुद को जहाँ के लिए। वाह! और आपकी इन पंक्तियों को सुनकर मुझे किसी की 4 लाइन याद आ रही हैं कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। यदि आपने जोकर की बात कही तो, कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, आसान नहीं खुद का तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपकी ये बहुत अच्छी पंक्ति हैं, तो इसी प्रकार के 2-4 और हमें आप सुना दीजिए, बहुत अच्छा आपने लग रहा जख्म के है। बात छेड़ दी, जी, आपने जख्म के बात छेड़ दी, तो मैं उस पे 1-2 लाइन बोलना चाहूंगा। स्वागत है। अपने जख्मों की तू हिसाब न कर, आहा! अपने जख्मों की तू न हिसाब कर, कभी मुझसे भी तो मुलाकात कर। आह वाह, क्या बात! लोग इश्क की बात करते हैं, जी, तो उस पर मैं बोलना चाहूंगा, इश्क एक हकीकी, इश्क एक मजाजी, 2 अलग अलग अल्फाज हैं। एक है दुनियावी मोहब्बत, एक होता है खुदाई मोहब्बत। अच्छा, तो खुदाई मोहब्बत की जहां बात करेंगे, इश्क पे एक बात कहूंगा मैं, इश्क लफ्ज अपने आप में अधूरा होता है। आहा! इश्क लफ्ज अपने आप में अधूरा होता है, जो खुदा से मिलने के बाद पूरा होता पूरा होता है, बहुत सही। तो सर, आपने प्यार मोहब्बत की बात छेड़ दी है, तो आप क्या मानते हैं इश्क का मतलब, मोहब्बत का मतलब? कि मैं 2-4 लाइन शुरू में कह देता हूँ। कहीं मैंने सुनी थी कि प्यार को बुराई मत समझिए, माँ बाप से भी प्यार होता है, कि प्यार को बुराई मत समझिए, माँ बाप से भी प्यार होता है, और जो ना पा सका इस प्यार को, वह जिंदगी भर रोता है। है। बहुत खूब। तो इश्क के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इश्क शब्द ऐसा लगता है कि महबूब और महबूबा वाला। प्यार में हम तुलना कर सकते हैं कि माँ बाप से भी हो सकता है, बेटी से भी हो सकता है, अपने परिवार से भी हो सकता है, मगर इश्क, मोहब्बत, ये मोहब्बत से, महबूब से जुड़ जाते हैं क्या? आप कवि हैं, बहुत अच्छे से कह पाएंगे इसे। देखिए, इश्क ऐसा है, जैसे जब जब उम्र परवान चढ़ती है, जी, तो उसके मायने हमारे लिए अलग होते हैं। अच्छा, पर जब हम जिम्मेदारी के बोझ में लदते जाते हैं, अच्छा, तो उसकी गंभीरता बढ़ती जाती है। इश्क बुरी चीज़ नहीं है, इश्क करना चाहिए। किसको काम से इश्क होता है, किसको पैसे से इश्क होता है, कोई प्रेमी प्रेमिका है, पर अगर इश्क करते हो तो उसमें पूरा डूब जाना। हाँ। इश्क पूरा करते हो उसमें डूब जाना, फिर ये मत कहना कि मुझे इसकी कहीं कुछ कसक रह गई। और जब शुरुआत करते हो तो ख़त्म करना। आप इश्क किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, व्यक्ति से कर सकते हैं, काम से कर सकते हैं। और रही बात आपने जैसे कहा माँ बाप से, तो माँ बाप की तुलना तो कोई इश्क कुछ भी कह ले, उसमें कोई किसी से कंपैरिजन नहीं है। तो सर, आपने इश्क की बात कही, फिर मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं किसी की। ऐसा होता है कि जब मैं किसी कवि से मिलता हूँ तो कुछ ना कुछ याद आते रहता है। इश्क की बात कही आपने कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये कहाँ तक सच है? देखिए, इश्क की बात जहाँ तक करेंगे, इश्क तो मैंने भी किया है। अच्छा तो ये किताबों से किया है कि कहीं वो महबूब वाला चैप्टर है इसमें? इश्क की बात करेंगे तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ते जाता है जी, और जब गंभीरता बढ़ती जाती है, तो उसके वास्तविक मायने आपको पसंद आते हैं। जी, कब ऐसा लगता है कि अरे मेरे पिताजी इस टाइप से गजल सुनते थे। जब आप उस एज के हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, उस बात में गंभीरता थी। जी, आप सूफियाना गजल सुनेंगे, एक बार सुनेंगे उसका मतलब कुछ और होता है, 4 साल बाद सुनेंगे उसका अर्थ कुछ और लगता है। फिर जब एक एज पार कर लेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये जो इश्क की जो पंक्तियां थी या गजल थी, शेरो शायरी थी, वो कहीं और खुदा के लिए लिखा गया है। अच्छा। तो उसके बाद आपको उसका अर्थ समझ में धीरे धीरे आता है। तो गौतम जी, आपने इतने इश्क की बात कही। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आरजे राघव के साथ आर्टिस्ट ऑफ द डे। और इसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
एक कवि गौतम प्रधान जी। तो गौतम जी, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम सुनते हैं या देखते हैं कि कभी लोग अपने नाम के आगे कुछ कुछ एक शब्द जोड़ देते हैं, तो आपने भी कुछ ऐसा जोड़ा है क्या? जी, मेरा नाम गौतम प्रधान है, जैसे सब लोग अपना एक शब्द जोड़ते हैं। जी। मुझे एक मुसाफिर शब्द से बहुत मोहब्बत है। अच्छा। तो मैंने जब भी ऐसा लिखता हूँ तो एक शब्द साथ में जरूर जोड़ता हूँ, मुसाफिर। तो मुसाफिर का मतलब क्यों आपने जोड़ा, किस लिए जोड़ा, या किसी के कहने पे जोड़ा? नहीं, मैं किसी के कहने पे नहीं जोड़ा। मुसाफिर शब्द से मुझे इतना प्रेम है। एक्चुअली आप देखिए, हम दुनिया में आए हैं, जी। ये तो जस्ट एक सराय है, कहना चाहिए, परमानेंट ठिकाना नहीं है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली हमको जाना खुदा के पास है, तो जब तक खुदा के पास जाना है हम मुसाफिर हैं इस दुनिया के। बिल्कुल। तो ये शब्द मुझे ऐसा लगा कि मुसाफिर शब्द शायद मेरे दिल के करीब है, तो मैं हर मेरे नाम पे जब कविता लिखता हूँ तो गौतम प्रधान मुसाफिर शब्द को जोड़ता हूँ। चलिए। और ये मुसाफिर शब्द आप शुरू से लिखते आए हैं कि अभी कुछ समय से, कब आपने सोचा? क्योंकि कविता आप तो हमें लगता है बहुत समय से लिख रहे हैं। जी। तो कितने समय के बाद आपको लगा कि मुसाफिर शब्द हमें जोड़ना चाहिए या मुझे जोड़ना चाहिए? शुरुआत में मुझे नहीं मालूम था, मैं ये सब नहीं लिखा करता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे कविता लिखने लगा, प्रकाशित होने लगे, तो मुझे लगा कि सब अपने टाइटल से लोग पहचाने जाते हैं। तो मेरा भी एक मुसाफिर शब्द को लेकर के, चूँकि मैं बहुत पैशनेट था, तो मैं लिखना चालू किया। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 5-6 साल हो रहा है जब से मैं इसको मुसाफिर शब्द से मैं लिख रहा हूँ, कुछ सालों से लिख रहा हूँ। कुछ कविताएं आप हमें और सुनाएं। जी, मैं एक लिखा था, मुसाफिर शब्द है, तो चूंकि खुदा से जोड़ने, कनेक्ट करने के लिए मैंने लिखा, जैसे मैंने आपको बताया। जी। तो एक शीर्षक है, तुझे पाने की ख्वाहिश में। तुझे पाने की ख्वाहिश में जाने लिए जन्म जन्म। आहा। तुझे पाने की ख्वाहिश में जाने लिए जन्म जन्म, कैसे कहूँ तेरी दीवानगी में जाने किए क्या क्या करम। आहा। कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, ए आलमगीर इस कदर दीद तेरा हो जाए इस खातिर, किया कहीं भी गुजर बसर। तुझे पाने की ख्वाहिश में जाने लिए जन्म जन्म। मुफलिस तेरे प्यार का कि मुफलिस तेरे प्यार का कि तेरी आस अभी बाकी है। आहा। तुझे पाने की आरजू में ऐ खुदा कि अंतिम सांस अभी बाकी है। क्या बात। अंतिम सांस अभी बाकी है। और आपने खुदा कितनी सारी बात कही, भगवान की बात कही। किसी ने कहा कि भगवान दिखाई नहीं देते, तो एक शख्स ने बहुत ही खूब जवाब दिया उसको। उसने कहा कि जब कुछ नहीं दिखाई देता तो केवल भगवान दिखाई देता है। बहुत खूब। तो आप हमें और कुछ पंक्तियां सुनाइए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जब आप सुनाते हैं अपनी पंक्तियां। तो देखिए, हर आदमी खुशी, दर्द, किसी न किसी चीज को बयां करता है, तो मैं सोचा खुशी के बारे में बयां कर, दर्द के बारे में बयां किया जाए। बिल्कुल। तो दर्द पे मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। स्वागत है। किताबों में पढ़ा था, हम्म। लोगों से सुना था। किताबों में पढ़ा था, लोगों से सुना था कि दर्द क्या है। आहा। खुद पर बीती तब जाना कि दर्द क्या है। बड़ी जालिम है ये दर्द, बड़ी जालिम है ये दर्द। एक बार क्या मिले ये दोस्ती को आमदा है। आहा। मुलाकात क्या हुई इनसे, पहचान बढ़ा ली हमसे। आहा। दर्द आंखों से दिखता है, दर्द आंखों से दिखता है, सीने में भी धड़कता है। जैसे कोई एहसास है ये अजनबी दर्द, अब हम सफर बन गए हैं, अब हम सफर बन गए। क्या बात, बहुत बढ़िया आपने पंक्तियां लिखी और थोड़ा सा माहौल को मार्मिक कर दिया। और दर्द से हमें कुछ और थोड़ा सा, मैं इसको खुशनुमा करता हूँ, हाथ से मैं तब्दील करता हूँ। किसी ने कहा कि शब्दों के घाव जो रहते हैं वो कभी मिटते नहीं हैं, तो अपना मामला मारपीट के निपटाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि उसके घाव मिट जाते हैं। तो ये तो हाथ से बीच बीच में हम कह देते हैं, क्योंकि कुछ श्रोता हंसना भी चाहते हैं। हास्य होना चाहिए, बिल्कुल हास्य का जीवन में होना बहुत जरूरी है। व्यंग्य के रूप में भी जोड़ देते हैं, कभी हास्य को व्यंग्य से जोड़ते हैं। तो एक बार ऐसी कंटिन्यूएशन मैंने लिखा था कि मेरे बालों की रंगत पर न जाओ। आहा। कि मेरे बालों की रंगत पर न जाओ कि मैंने खिजाब लगा रखे हैं। हाँ। ये तो मेरे बच्चों की जरूरतें हैं जिन्होंने मुझे जवान बना रखा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मगर आपको देख के लगता नहीं है कि आप अपने आप को कहते हैं कि उम्र दराज हैं, बिल्कुल स्मार्ट दिख रहे हैं आप तो हमें। तो कितने बच्चे हैं आपके? जी, मेरी 2 बच्चियां हैं। और पढ़ते हैं दोनों? एक बच्ची पढ़ती है, अभी जस्ट 12th पास आउट है। अच्छा। अभी प्रिपरेशन कर रही है इंजीनियरिंग की। दूसरी बच्ची जो है मेरी, वो सेरेब्रल पैल्सी मेंटली रिटार्डेड है। अच्छा। उससे थोड़ा ग्रसित है। और एक्चुअली मेरे जीवन में जो कविता के आगे बढ़ने का संघर्ष है, वो मेरी प्रेरणा स्रोत माता पिता निश्चित रूप से हैं, परिवार के लोग हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि वो जो मेरी बेटी है उसके जो संघर्ष को देखता हूँ, जो मुझे जीवटता प्रदान करती है, जो कहना चाहिए मेरे जीवन में उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। ये मैं एक कविता उसी के नाम से लिखा था जो मेरे दिल के बेहद करीब है। दिव्यांग मेरी बिटिया, दिव्यांग मेरी बिटिया, मेरे जीवन की आशा तुम ही तो हो। दिव्यांग मेरी बिटिया, तुम्हारी एक मधुर हंसी, तुम्हारी एक मधुर हंसी पूरे ब्रह्मांड का सुख मानो देती, मानो समस्त हर्ष को तुम्हारे मुख मंडल पर समेटा हो। दिव्यांग मेरी बिटिया, तुम्हारी एक करुण क्रंदन प्रसव पीड़ा सी असह्य वेदना समाज में फैले सभी बुराइयों का अंत करने मुझे आह्वान करती। दिव्यांग मेरी बिटिया, ईश्वर की अनुपम कृति, अन्य से अलग तुम्हारी आभा, निश्चल निष्कपट निस्वार्थ जीवटता का संदेश देती। दिव्यांग मेरी बिटिया, न मिथ्या न कदाचार न कुरीति न कट्टरता न कोई हिंसा न बर्बरता, इन सब से पृथक। दिव्यांग मेरे बेटिया, दिशाहीन जीवन को प्रेरणा कर्मठता का पर्याय। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का उद्गार, संघर्ष ही जीवन है का आजीवन परिपालन। दिव्यांग मेरे बेटिया, जीवन संदेश को समर्पित तुम्हारा अनुपम जीवन की विकलांगता अभिशाप नहीं, कि विकलांगता अभिशाप नहीं, एक अवसर है इस सेवा का। दिव्यांग मेरे बेटिया, मेरे जीवन की आशा तुम ही तो हो। दिव्यांग मेरे बेटिया। बहुत मार्मिक पंक्तियाँ और सच में आंखें नम हो गई। गौतम जी, अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अधिकतर कई लोग इंस्पायर होते हैं किसी से, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप किन से इंस्पायर हुए हैं, किन की कविता आप पढ़ना या सुनना बहुत पसंद करते हैं। हर किसी का ना कोई आइडल होता है, तो आपका आइडल कौन है? जी, मैं तो बचपन से अपने पिताजी को सुनते आ रहा हूँ। अच्छा, वो भी कविता लिखते हैं क्या? नहीं, वो भजन वगैरह सुनते हैं। अच्छा, तो बेसिकली मेरा जो भी प्रभाव पड़ा है मेरे जीवन में पिताजी का, वो पिताजी एक दर्शन से प्रभावित आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रणेता श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिनको श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं। तो उनके बहुत सारे जो दर्शन की जो बातें हैं, संगीत है, प्रभात संगीत है, उनको सुनते आता था, पढ़ते आता था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों से मनुष्य को जुड़े रहना चाहिए, किसी दर्शन से जो भी हो। ये मेरे अपने विचार हैं जी। तो आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा हमें लगता है कि आप, जैसे आपने कहा कि कोई खास विधा नहीं है, मगर आप हर विधा में लिख सकते हैं, या कोई शब्द जो आपको प्रभावित करता है उसमें लिख सकते हैं आप, या लिखते हैं। तो कुछ पंक्तियां हम चाहते हैं आप हमें सुनाएं। जी, आपने बोला तो मैं इस कंटिन्यूशन में बोलना चाहता हूँ। आदमी रोता है, रोने के बहुत सारे पर्पस होते हैं। कोई किसी चीज़ को पाने के लिए रोता है, कोई किसी से कुछ खो जाता है तो रोता है। तब वो किसी रोते हुए देखा किसी को, तो मैंने सोचा कि इस तरह से रोना, परमात्मा के लिए क्यों ना रोना। तो उस पर मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं। स्वागत। नयन से नीर बह जाने दें, आहा, नयन से नीर बह जाने दें, धूप हो या छाया, वजूद हो या साया, अपना काम कीजिए, दुनिया तो है माया। आहा, देह सुंदर देख के कौन यहाँ बच पाया, किया जतन मैं को जिसने ईश्वर को है पाया। धूप हो या छाया, वजूद हो या साया, अपना काम कीजिए, दुनिया तो है माया। राम रहीम नानक ईशा में खोजे मनुज तोय, राम रहीम नानक ईशा में खोजे मनुज तोय, जो घट में चित्त बसे तो फिर क्यों चिंता होए। घट मन दर्पण मान लें तब अंतर दर्शन होए, जब आकुति तेरे लिए हो गुरु शिष्य को रोए। नयन से नीर बह जाने दें, कुछ तो मैला धोए, अंत समय में तेरा दर्शन दिल ये गदगद होए। दिल ये गदगद होए और हो समाज की सेवा, सार्थक तब इस तन की मनवा, यही जीवन की है मेवा। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। और इसके साथ और कुछ पंक्तियाँ। मेरे जीवन में मेरे माँ का भी बहुत प्रभाव रहा है। मेरे माँ से, हालांकि हर आदमी अपने माँ से बहुत करीब होता है, तो एक दिन मेरे माँ को देखते मैंने सोचा और कुछ पंक्तियाँ लिख डाली मैंने। स्वागत। माँ तेरे आंचल में सुकून मुझे, उसका शीर्षक है माँ तेरे आंचल में सुकून मुझे। माँ तेरे आंचल में सुकून मुझे, तेरी ममता में है चैन मुझे। आहा, तकलीफों को अपने छुपाकर, तकलीफों को अपने छुपाकर, हल्की सी मुस्कान दिखाकर, माँ तेरे आंचल में सुकून मुझे, तेरे ममता में है चैन मुझे। कब मैं बनूंगा तुम्हारा सहारा, कब मैं बनूंगा तुम्हारा सहारा, कैसे करूं मैं सजदा तुम्हारा। खुश रहना तू यही है मन्नत, तेरे कदमों में ही जन्नत। माँ तेरे आंचल में है सुकून मुझे, तेरे ममता में है चैन मुझे।
बचपन की वो बातें थी, ना जाने वो रातें थी। हाँ, बचपन की वो बातें थी, ना जाने वो रातें थी। कितनी बार था रोया मैं, कितनी रात न सोया मैं। कितनी बार था रोया मैं, कितनी रात न सोया मैं। हर रात मुझे सुलाती थी, हर बार मुझे मनाती थी। तकलीफ तुम्हें कुछ आज होगर, तकलीफ तुम्हें कुछ आज होगर, कुर्बान तुझे ये रवानी है। रवानी मतलब खून। तकलीफ तुम्हें कुछ आज होगर, कुर्बान तुझे ये रवानी है। तुम खुश रहना हरदम हर पल, इसमें ही मेरी जिंदगानी है, वाह। इसमें ही मेरी जिंदगानी। तो गौतम जी, आपकी जितनी भी कविताएं हम सुन रहे हैं, हर कविता का जो शीर्षक है बहुत गंभीर है और एक एक शब्द बहुत चुन कर लिखे गए हैं। तो जब हम कविता लिखते हैं तो क्या ये कविता एक दिन में पूरी हो जाती है कि थोड़ा समय लगता है? कि आप कैसे लिखते हैं? कुछ कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि आज एक टाइटल लिख लिए और कंटिन्यू सोचते गए, लिखते गए, और कुछ लोग होते हैं सोचे और थोड़ा देर में लिख लिए। तो आपका लिखने का तरीका कैसा है? कब आप सोचते हैं कविताओं के बारे में या कैसे लिखूं मैं, और कितना वक्त लग जाता है लगभग एक कविता को लिखने में? जी, यूजुअली मैं कविता इस तरह लगातार तो मैं लिखता नहीं, पर मैंने जैसे पहले आपको बताया क्योंकि शब्द मुझे अंदर चुभती है या मुझे अंदर भेद जाती है वो चीज़, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे जहन में घूमते रहती है। तो क्या होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जब आपकी वो चीज़ एक्यूमुलेट होती रहती है, तो एक बार अगर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे तो सारे शब्द एक साथ आ जाते हैं। तो मेरा अच्छा। ऐसा मानना है कि जब आप कविता लिखते हैं एक फ्लो में कंप्लीट हो जाती है, तो आई थिंक एक आध घंटा में ज़्यादा से ज़्यादा एक कविता कंप्लीट हो जाती है, उसके लिए ज़्यादा दिन लिखने की जरूरत नहीं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसा कि आपने बताया कि आप जिंदल के CSR डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, तो समय कब निकाल लेते हैं आप? क्योंकि एक प्राइवेट ड्यूटी हमें लगता है 8 से 9-10 घंटे की ऐसे कुछ होती होगी, और उसके बाद घर परिवार को देखना, और जैसे आपने कहा कि संयुक्त परिवार में है, पिताजी भी हैं और आपने बेटी के बारे में बताया, तो इतने कम समय में, या कहा जाए कि इतने बिजी शेड्यूल में, आप कब समय निकाल लेते हैं कविता लिखने का? ये हम जानना चाहते हैं आपसे। कविता तो देखिए किसी भी समय लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आप ड्यूटी पे होते हैं तो आप ड्यूटी कर रहे होते हैं। अच्छा। एवरीथिंग इज मस्ट, ड्यूटी इज फर्स्ट। हाँ। तो जब आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको ड्यूटी करना होता है। उसके बाद जब मैं घर में रहता हूँ, शाम के समय की बात हो, चाहे रात की बात हो या छुट्टी के दिनों की बात हो, तो मैंने बताया जैसे कि शब्द कभी कुछ घूमते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शब्द जब आते हैं तो वो चीज़ जो इकट्ठा होते रहते हैं, तो जब थोड़ा सा मैं समय अपने आप को देता हूँ, उस समय अचानक मेरे से कविता फिर वो लिख लेता हूँ मैं। और सर, जैसे टेक्नोलॉजी का युग है, हम देखते हैं कई लोग मोबाइल में या लैपटॉप में लिखते हैं, तो आप कलम का उपयोग या पेन का उपयोग करते हैं कि आप भी लैपटॉप और मोबाइल में लिख लेते हैं? जहाँ जब जैसे सुविधा होती है, क्या है, कलम का इस्तेमाल मैं बहुत कम कर पाता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा काम ऑफिस में कंप्यूटर का रहता है, तो लैपटॉप का रहता है, कंप्यूटर में काम करना रहता है, तो मैं उसमें भी लिखता हूँ, कलम से भी लिखता हूँ। कलम तो छूट ही नहीं सकता है, कभी की पहचान ही है कलम, बिल्कुल। उसके बिना तो उसकी ज़िंदगी अधूरी है। बिल्कुल। तो कलम ही हथियार है हमारा। पुराने मेरे जितने भी कविताएं हैं मैं अपने डायरी में खुद संजो कर रखा हूँ। आप जब बोलते आते हैं लिख लेते हैं उसको किसी चीज़ पर, कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर लीजिए, शब्दों को जमाएंगे। आपको मोबाइल का ज़माना है, जी। तो उसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए मोबाइल पर रखना, लैपटॉप पर रखना, ये सब आम हो गया आजकल। प्रकाशित हो गई आपकी कविताएं, तो वो भी एक प्रकार से रिकॉर्डेड हो गई वो चीज़ें। और सर, हमने सुना कि एक कविता तो आपने बताया कि बाबूजी आपके लेकर आए थे, जो प्रकाशित हुई थी बहुत समय पहले। तो लगभग कितनी कविताएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं अब तक, यदि आपको कुछ जहन में याद आ रहा हो? जी, मैं अभी तक तो गिना नहीं हूँ। अच्छा, मतलब गिनती में नहीं है, इतनी सारी प्रकाशित नहीं, हो ऐसा चुकी है। ऐसा भी नहीं है। मैं सब चीज़ों को सोचता हूँ कि जब आपके मन में आया, आपने लिखा कविता और प्रकाशित हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आदमी सोचता है कभी प्रकाशित नहीं हुई कोई चीज़, ये उस टाइप से बातें हैं। एक बंदा, एक स्टूडेंट है, कंपटीशन एग्जाम दे रहा था, पीईटी का, बहुत सारे स्टेट्स का कंपटीशन एग्जाम दे रहा था, उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। ये कविताएं उसी प्रकार से है। कभी लगता है कि आप मेरी ये छपी नहीं दे पाया, तो कब कहाँ क्लिक कर जाए, कविता बन जाए, वो कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए मैं रिकॉर्ड रखना, ये सब चीज़ों को गिनती करना, मेरा आज तक मैंने कभी इस पर सोचा ही नहीं मैंने। कविताओं की हम बात कर रहे हैं, और जब तक 2-4 कविता और हम आपसे सुन ना लें, तब तक थोड़ा सा हमारे दिल को भी राहत नहीं मिलती है। तो कुछ कविताएं आप हमें और सुना दें। कविता का जो एक शीर्षक है, राष्ट्र के नाम अभिव्यक्ति। अच्छा। ये मैं छुट्टी का दिन था और 15 अगस्त की बात थी।
15 अगस्त की बात थी तो देश के बारे में सोचते सोचते मेरे मन में कुछ शब्द आते गए तो मैं लिखा, राष्ट्र के नाम अभिव्यक्ति हो, अंतर मन से देशभक्ति, राष्ट्र के नाम अभिव्यक्ति, निहित शक्ति का सदुपयोग हो और अनुसंधान का सुयोग हो, निहित शक्ति का सदुपयोग हो और अनुसंधान का सुयोग हो, देश का विकास हो, हमारा ये प्रयास हो अंतर मन से देशभक्ति, राष्ट्र के नाम अभिव्यक्ति हो, अंतिम व्यक्ति तक सुविधा, मिट जाए देश की दुविधा, राष्ट्र के नाम अभिव्यक्ति, अन्न हो वस्त्र हो और सबको आवास हो, अन्न हो वस्त्र हो और सबको आवास हो, शिक्षा और स्वास्थ्य का सबको आभास हो। क्या बात। इसके बाद मैं आपको रेडियो धूम के सभी श्रोताओं को एक अगली कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। जिसका शीर्षक है छोड़ आई मैं बाबुल का अंगना। छोड़ आई मैं बाबुल का अंगना, लो चली मैं घर अपने सजना। छोड़ आई मैं बाबुल का अंगना, लो चली मैं घर अपने सजना। घर समझा जिसको अपना, वो पीहर भी था एक सपना। घर समझा जिसको अपना, वो पीहर भी था एक सपना। भैया छूटे दीदी छूटे, संग अपने सहेली टूटे। माँ भी रोई बाबा रोए, फूट फूट कर दादी रोए। छोड़ आई मैं बाबुल का अंगना, लो चले मैं घर अपने सजना। अब न बाबुल में पायल छनकेगी, गुड्डे गुड़ियों में नहीं वो चहकेगी। बचपन से हाँ यही बताया, पीहर नहीं ससुराल जताया। आंसू सबके अब नहीं थमते हैं, बिटिया को घर कहाँ रखते हैं। कैसा यह मेरा कसूर है, जमाने का ये दस्तूर है। छोड़ आई मैं बाबुल का अंगना, लो चली मैं घर अपने सजना। क्या बात, बहुत बढ़िया। जितनी भी रचनाएं मैं कई बार कहता हूं और सच है इसलिए बार बार कह देता हूं कि बहुत अच्छी हैं। और जैसे एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था या सवाल किया था कि आप किन से प्रभावित हुए हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इतनी सारी कविताएं लिखी, कभी ऐसा हुआ किसी एक कविता से कोई शख्स प्रभावित हुआ हो, चाहे आपके घर परिवार में हो चाहे दोस्तों में हो, और उसने आपसे खुद कहा हो कि आपने बहुत अच्छी कविता लिखी, ये मेरे अंदर तक चली गई है और इससे मैं प्रभावित हुआ हूँ। कोई ऐसा शख्स? जी, मेरे एक मित्र हैं प्रकाश गुप्ता, हमसफर। अच्छा। वो मेरी कविता जो मैंने बताया आपको, मैं दिव्यांग मेरे बिटिया, अच्छा, वो पता नहीं कहाँ से सुने वो, तो वो मुझे बोलता था कि गौतम जी ये आपकी सिग्नेचर कविता है, मुझे ये दिल के बेहद करीब है। और 2-4 और दोस्त लोग भी हैं मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, अजय, ओम, महेश, ऋषि, सुरेन, सारे दोस्त लोग हैं, प्रशांत। तो सब लोग बोलते हैं कि ये तेरी बहुत मार्मिक कविता है। तो चूंकि उन्होंने मुझे देखा है, मेरे बच्चे के साथ देखा है, तो समझ सकते हैं क्योंकि मेरे वो कविता जो है कितनी अच्छी है या उनके पसंद की चीज़ है। चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पंक्तियां हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी, माँ पर तो सब कविता लिखते हैं, मैंने एक बार पिता पर लिखने की कोशिश की, जिसका शीर्षक है पितृ शिक्षा त्याग सिखाता। पितृ शिक्षा त्याग सिखाता, श्रीफल से व्यवहार होता। जीवन में संघर्ष झलकता, उनसे यह जीवन पनपता। पितृ शिक्षा त्याग सिखाता। न्योछावर सब कुछ करता, फिर भी खामोश रहता। पितृ शिक्षा त्याग सिखाता, श्रीफल सा व्यवहार होता। नहीं वो अपना गम दिखाता, हर फन मौला सा सदा रहता। पितृ शिक्षा त्याग सिखाता। सपनों के वो ताने बाने बुनता, संतानों को भविष्य समझता। पितृ शिक्षा त्याग सिखाता। पितृदेवों को चरितार्थ करता, बच्चों को नव शिक्षा दिलाता। पितृ शिक्षा त्याग सिखाता। बहुत बढ़िया। और अधिकतर होता है, कई कवियों को हम सुनते हैं कि माँ पर कई लोग कविताएं लिखते हैं, मगर पिता का संघर्ष, उनका त्याग, मतलब ऐसा होता है कि शब्द नहीं रह पाते उनके लिए लिखने के लिए। तो आपने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी। इसके साथ ही आप और कुछ हमें सुनाना चाहें तो? जी, जैसा मैंने बताया, मैं अपने शुरुआती दौर से पिताजी से प्रभावित रहा हूँ, उनका आत्मसात के दर्शन से प्रभावित रहा हूँ। तो कुछ आध्यात्मिक शब्दों पर भी मेरा अंदर से मेरा जोर रहा, उन शब्दों पर जोर दिया हूँ मैं। तो उस पर मैंने प्रभु के बारे में लिखा था मैंने। स्वागत है। प्रभु अपनी गोद में ले लेना, हर रोज अपने अतीत को तरेरती वो बूढ़ी आंखें। हर रोज अपने अतीत को तरेरती वो बूढ़ी आंखें। कितने खुशनुमा माहौल हुआ करता था, भरा पूरा परिवार और वो कोलाहल, जीवन कौतूहल से भरा। न जाने घर का कोई सदस्य कोई नई खुशखबरी के साथ, या किसी के इम्तिहान का हो रिजल्ट, कभी किसी की सगाई की बात चले या बेटे के प्रमोशन की खुशी हो, कभी दामाद जी पधारे या कोई नन्ही मुस्कान हो आई।
अब कुछ न रहा, अब हम बूढ़े हो चले, अब बेगाने हो चले, प्रभु तुम्हारा ही सहारा, आज थोड़ी मुस्कान है, वृद्ध दिवस का मान है, बेटा मेरा पैर छूता है, अंदर चित्कार होता है, पर हमने अपने को सहेजा है, वृद्धाश्रम पर ही अब कलेजा है। प्रभु सबको खुश रखना, फिर अपने गोद में ले लेना, फिर अपने गोद में ले लेना, फिर अपने गोद में ले लेना। बहुत बढ़िया, आपकी हर पंक्तियाँ फिर मैं कह दे रहा हूँ बहुत अच्छी हैं। और हम चाहते हैं कि रेडियो धूम कई श्रोता सुनते हैं, उनमें से कुछ युवा श्रोता ऐसे हैं या कुछ जो कविता लिखना चाहते हैं, नवोदित हैं, तो आप उनको रेडियो धूम के माध्यम से क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? रेडियो धूम के माध्यम से ज़्यादातर को अभी यूथ जो है इश्क पर ही लिखते हैं। अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि क्या इश्क सच में करते हो? आहा, क्या इश्क सच में करते हो? तो फिर जमाने से क्यों डरते हो? आह, क्या बात। चलिए, और कैसा लगा आपको रेडियो धूम में आकर के? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक तो ये कि मैं देख के कविता मंच पर नहीं पढ़ सकता, तो मुझे लगा कि मंच मेरे लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज के मेहमान थे हमारे गौतम प्रधान, और इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन मिश्रा का, और इसका संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। तो आज इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।